नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची सुधार ने पकड़ा जोर, एफआईआर का दूसरा चरण शुरू, दावा आपत्ति की प्रक्रिया जारी। वीरेंद्र शास्त्री के खुजली वाले बयान से पत्रकार जगत आक्रोशित, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ आहत, शास्त्री के बयान की हो रही कड़ी निंदा। सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री बन रहा सिरदर्द, पुराने मालिकों के नाम पर कट रहे चालान, वाहन बेचने के बाद परेशानी में पड़ रहे लोग। और तमनार के गारे पेलमा में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, जन सुनवाई के विरोध में दे रहे थे धरना, भड़की हिंसा पर पुलिस का लाठीचार्ज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब वर्ष 2003 से चली आ रही नाम, जेंडर और जन्म तिथि की गलतियों को सुधारने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपना ऑनलाइन पोर्टल अपडेट कर दिया है और साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण चरण दावा आपत्ति भी शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर जिले में विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है। यहाँ बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मतदाता स्वयं अपने नाम की जांच कर सके। यदि किसी का नाम गलत जुड़ गया हो, हट गया हो या जानकारी में त्रुटि हो तो वह 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक सत्यापन के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए ऑनलाइन और बूथ दोनों स्तरों पर सुविधा दी गई है। बिलासपुर जिले में कुल 16,75,000 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 13,09,000 नामों का सत्यापन हो चुका है। दावा आपत्ति के बाद 3,65,000 नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में है, जिनमें मृतक, स्थानांतरित और लापता मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2003 की पुरानी मतदाता सूची में नाम की मात्रा, सरनेम, जन्मतिथि और जेंडर जैसी कई गलतियां थी, जिन्हें पहले सुधारने का कोई विकल्प नहीं था। अब नए पोर्टल विकल्प से इन त्रुटियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आ रहे हैं, देख के गए हैं अपना अपना नाम को, तो अभी तक तो सब ठीक है। अभी तक किसी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं आया है। अच्छा, लोगों का कुछ ऐसा कि किसी का नाम आया है, किसी मात्रा गलत हो गई हो या कुछ ऐसा? तो अभी तक तो आए हैं देखने के लिए, तुम लोग अपना देख के गए, तो ऐसा तो कोई शिकायत नहीं की है। अभी आएंगे तो पता चलेगा कि मतदाताओं से अपील है कि वे मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना और परिवार का नाम जरूर जांचें। जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाएं या ऑनलाइन सुधार कराएं। अंतिम निराकरण के बाद 21 जनवरी का मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम में तबादला आदेशों की क्या अहमियत है, इसका एक जीता जागता और हैरान करने वाला उदाहरण सामने आया है। यहाँ अफसरों और जनप्रतिनिधियों का तथाकथित कर्मचारी प्रेम प्रशासनिक आदेशों पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हैं कि जिस ट्रांसफर आईडी पर तत्काल प्रभाव लिखा था, उसे लागू करने में प्रशासन को 14 दिन लग गए। वाहन शाखा के एक सुपरवाइजर को बचाने के लिए नियम कायदे ताक पर रख दिए गए, लेकिन जब कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोला तब जाकर जिम्मेदारों की नींद टूटी। क्या है यह पूरा रिलीफ सस्पेंस, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मामला है निगम मुख्यालय के विकास भवन का। प्रशासन ने 12 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत वाहन शाखा के सुपरवाइजर और दैनिक वेतनभोगी राजूराम साहू का तबादला जोन क्रमांक 3 में किया गया था। उनकी जगह जगह सहायक उप निरीक्षक जयप्रकाश दुबे को वाहन शाखा की कमान सौंपी गई थी। आदेश की विशेष टिप में साफ लिखा था कि ये आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, आदेश जारी हुए 2 हफ्ते बीत गए मगर ना तो पुराने सुपरवाइजर अपनी कुर्सी से हिले और ना ही नए को चार्ज मिला। 14 दिन तक आदेश फाइलों में दबा रहा। इसे प्रशासनिक सुस्ती कहा जाए या फिर रसूखदार कर्मचारी को दिया गया अभयदान, ये एक बड़ा सवाल है। इस लेट लतीफी के खिलाफ जब स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आर पार की लड़ाई का मन बनाया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। कर्मचारियों की तरफ से वाहन
सुपरवाइज़र राजू साहू को हटाने के विशेष में कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन लेटर दिए हुए थे कर्मचारी लोग, और महापौर को भी आदरणीय दिए हुए थे। उसका सुपरवाइज़र राजू साहू को जो है आदेश हो गया है ट्रांसफ़र का 12/12 हुआ है, पर लेकिन अभी तक उसको रिलीफ़ नहीं किया गया है। जबकि हमारे कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र सुकमा हुआ, उनका रिलीफ़ हो गया है, चले गए हैं वो, पर ये सुपरवाइज़र का रिलीफ़ नहीं किया गया है। इसकी आज जो है आदेश की कापी हमने नए कमिश्नर साहब को भी हमने दिया हुआ है और महापौर को भी दिया हुआ है कि इसको जल्द से रिलीफ़ किया जाए। कौन करेगा रिलीफ? अब रिलीफ़ इसको कमिश्नर साहब करेंगे। इसको ये महापौर आदेश बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि इसको हम जल्द से जल्द रिलीफ़ करवाते हैं कर। क्यों उनको देखिए, relief नहीं बीच किया में जा क्या नगर निगम के कमिश्नर भी, उनका जाने का, फिर नए अधिकारी आए हमारे कमिश्नर सर जो है इसमें, और छुट्टी के चलते जो उनको रिलीव नहीं कर पाए हैं, आज उनका रिलीव दोनों को कर दे रहे हैं। महापौर ने भले ही छुट्टियों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आदेश तत्काल था तो छुट्टी बाधा कैसे बनी? क्या संघ के दबाव के बिना ये रिलीफ कभी मिल पाता? भले ही अब रिलीविंग की बात कही जा रही हो, लेकिन इस वाकये ने निगम की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। अफसरों के इस रवैये से साफ है कि निगम में नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। अब देखना होगा कि भविष्य में जारी होने वाले आदेशों का हश्न भी ऐसा ही होता है या फिर व्यवस्था में कोई सुधार होता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन किए जाने और केंद्र राज्य के वित्तीय हिस्से को 90:10 से बदलकर 60:40 किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिलासपुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 सरकंडा द्वारा नेताजी सुभाष चौक, सीपत चौक, सरकंडा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ कांग्रेस जन, पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, किसान कांग्रेस सहित सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी गरीबों की जीवन रेखा योजना की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास कर रही है। नाम परिवर्तन और वित्तीय हिस्सेदारी में बदलाव से राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका सीधा असर ग्रामीण मजदूरों और गरीब परिवारों पर पड़ेगा। ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों, किसानों और गरीबों के हक के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार महात्मा गांधी जी का जो मनरेगा योजना है, गांधी से नफरत करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही और नाम बदलने की नीति के खिलाफ हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, जो मनरेगा योजना का नाम बदल करके इन्होंने मनरेगा को गरीबों के ऊपर अत्याचार, गांधी के नाम के सहारे सिर्फ गांधी का नाम मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस योजना की जो आत्मा है उसको मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी ब्लॉकों में आज जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार एक बिल लाई और बहुत इस पर न तो किसी प्रकार का संसदीय समिति में चर्चा किया, न किसी संसद में ठीक चर्चा हुआ, न इस पर कोई छानबीन किया गई। अपने नीति को सौंपने के लिए, थोपने के लिए एक प्रकार से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर रहे हैं। ये राम के नाम पर राम भी नहीं है। जिस प्रकार से विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना के लोग नाम रख रहे हैं, वो नाम भी इनका मैच नहीं कर रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ गांधी से नफरत के चलते आरएसएस के विचारधारा और गांधी से नफरत करने वाली मोदी की सरकार यह नाम को बदल रही है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा के जो योजना था उसी स्वरूप में रखा जाए। और यहाँ तक कि गरीबों पर अत्याचार करने के लिए इन्होंने जिस प्रकार से केंद्र और राज्य का जो राशि का जो इसमें हिस्सेदारी होती है, 90% केंद्र से इस योजना में राशि दी जाती थी, 10% राज्यों का था, पर आज इन्होंने उसका अनुपात 60 केंद्र का और 40 राज्य का कर दिया है, ताकि राज्य सरकारों के पास फंड नहीं रहेगा, ये योजना नहीं चलेगी और लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगी। इसको ख़त्म करने के लिए गांधी के सहारे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते हैं। गरीबों को नुकसान पहुंचा करके अपने मित्र अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने भाजपा सरकार काम कर रही है। इसके खिलाफ हम सब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा को बंद किए जाने को लेकर तखतपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष बिलासपुर से आए महेंद्र गंगोत्री ने जमकर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गांधी जी राम को मानने वाले थे, उन्होंने अंतिम वक्त में भी राम का ही नाम लिया था और भारतीय जनता पार्टी गांधी जी का नाम मिटाना चाहती है, इसलिए उनके नाम से चल रही योजनाओं को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगा। कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष पूजा मक्कड़, बिहारी देवांगन सहित कांग्रेस पार्टी के पार्षद, बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज का जो कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय चल रहा है पूरे प्रदेश में, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को जिस प्रकार से नाम बदला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो राशि आती थी केंद्र से 100% आती थी, 90% आती थी, उसको घटाकर उन्होंने 60% कर दिया है और 40%। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक हालिया बयान ने पत्रकार जगत के गुस्से को भड़का दिया है। पत्रकारों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में बहस छिड़ गई है। मामला इन दिनों और गर्मा गया क्योंकि शास्त्री की कथा छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में चल रही है और इसी दौरान उनके बयान को पत्रकारों के सम्मान और गरिमा से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए क्या है पूरा माजरा। आज बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव के दौरान जब ग्रैंड न्यूज की टीम ने जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से इस मुद्दे पर बातचीत की तो साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली। पत्रकारों का कहना है कि कथावाचक द्वारा पत्रकारों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह निंदनीय है, अपमानजनक और अस्वीकार्य है। वरिष्ठ पत्रकार मणिशंकर पांडे ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यह बयान अहंकार की भाषा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को कोई खुजली नहीं होती, बल्कि कई लोग अपनी लोकप्रियता और प्रचार के लिए खुद पत्रकारों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग पूरे पत्रकार समाज का अपमान है, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। शास्त्री जी जो बोल रहे हैं ये अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, और ये जो शास्त्री जी हैं ये पेड कार्यक्रम लेते हैं। अब पत्रकारों को कभी किसी खुजली नहीं होती है, पत्रकारों को स्वयं बुलाते हैं अपने पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलर होने के लिए। और ये जो बात, इसका जो भाषा है निंदनीय है। पत्रकारों के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं खुजली शब्द, इसका पत्रकार घोर निंदा करता। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र पाठक ने भी इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार का जाति या धर्म नहीं होता, पत्रकार समाज के हर वर्ग, हर तबके और हर मुद्दे की आवाज बनता है। ऐसे में किसी भी सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग सभ्य समाज की पहचान नहीं है। उन्होंने कहा कि शब्दों की ताकत को समझना चाहिए, क्योंकि वही शब्द समाज को सही या गलत दिशा में ले जाते हैं। पत्रकार जितेंद्र सिंह ठाकुर ने भी बयान की आलोचना करते हुए कहा कि धार्मिक प्रवचन देना अलग बात है, लेकिन पत्रकारों या किसी भी समुदाय के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकार सवाल पूछता है, क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। पत्रकार जो है वो किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। पत्रकार का कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है और हर वर्ग की, हर समाज की और हर तबके की बात को रखने का काम पत्रकार करता है। इसलिए अगर किसी ने कुछ कहा है कि खुजली हो रही है
तो ये अच्छी भद्रता है, असंसदीय भाषा है और बड़े पदे में बैठे लोगों को कम से कम इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। है ना, वो किस संदर्भ में बोला ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन किसी भी समाज या किसी कौम के लिए ये बोलना बहुत ही गलत है। भाई वो बाबा है, अपना वो करे, लोगों को दिशा निर्देश दे, लोगों को अपना धार्मिक प्रवचन दे, जो भी दे, लेकिन किसी भी पत्रकार हो या किसी भी आम जनता के लिए ऐसा शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण ने कहा कि संत महात्मा वही होते हैं जिनकी वाणी समाज को जोड़ने और प्रेरणा देने का काम करे। कबीर, सूरदास और रविदास जैसे संत आज भी इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाज को सही दिशा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों को खुजली कहने वाला बयान सीधे तौर पर पत्रकारिता और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने, बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। देखिए, संत महात्मा अगर कोई है या अपने आप को संत महात्मा के रूप में समाज में धर्माचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो सबसे पहले वाणी पे संयम होना चाहिए। कबीरदास की वाणी, सूरदास की वाणी, रैदास की वाणी आज हम याद करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन जो महात्मा अभी वर्तमान में भिलाई में आकर जिस तरह जन नेता को लेकर पहले बयान दिए, देश छोड़ के चले जाओ, और अब तो उन्होंने पत्रकार साथियों पे हमला कर दिया, खुजली पत्रकार, ये सीधा सीधा जन नेताओं का भी अपमान हो रहा है, पत्रकारिता का भी अपमान हो रहा है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर सरकार छत्तीसगढ़ की संज्ञान ले और ऐसे कालीचरण लोगों को न बुलाए जो आने के बाद यहाँ पत्रकारिता पे हमला करे, महात्मा पे हमला करे, जन नेताओं पे हमला करे। मैं पत्रकारों को लेकर जो शब्द उपयोग किया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको वापस लें, अन्यथा हर वर्ग में रोष और आक्रोश फैल रहा है। यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। यह प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतांत्रिक संवाद से जुड़ा है। सवाल पूछना कोई खुजली नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत का पैमाना है। सार्वजनिक जीवन में मौजूद हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि आलोचना और सवाल लोकतंत्र की रीढ़ है। इसे स्वीकार करना ही एक परिपक्व और मजबूत समाज की पहचान है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म और आस्था एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे बयानों ने धार्मिक आयोजनों, साधु संतों की भूमिका और इतिहास की व्याख्या को लेकर नई राजनीतिक लकीर खींच दी है। बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं धार्मिक मंचों से भी पलटवार तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सीधे निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर बड़े आयोजनों के जरिए भारी धन संग्रह किया जा रहा है और इसके पीछे राजनीतिक मंशा साफ झलकती है। बघेल ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अगर तथाकथित दिव्य दरबार से बीमारियों का इलाज संभव है, तो फिर सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों पर हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलना उचित नहीं है और समाज को विवेक के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। भूपेश बघेल ने ये भी स्पष्ट किया है कि वे वर्षों से सनातन परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं और उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से धर्म का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती कबीर साहिब और गुरु घासीदास की विचारधारा से संचित रही है, जहां आस्था के साथ साथ सामाजिक चेतना और तर्क को सर्वोपरि माना गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के बयान ने बहस को और हवा दे दी, जब उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी दौर में हिंदुओं के सुनियोजित दमन के ठोस प्रमाण नहीं मिलते और शासन व्यवस्था सहयोग पर आधारित रही है। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सनातन विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भूपेश बघेल के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश को अंधविश्वास कहा जा रहा है, तो ऐसी सोच रखने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। कुल मिलाकर धर्म, इतिहास और राजनीति के इस टकराव ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है और आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होने के संकेत दे रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा भाजपा और साधु संतों के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इन बयानों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। इसी क्रम में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। बिलासपुर में नेहरू चौक पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि साधु संतों के प्रति इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है और अस्वीकार्य है। भाजपा ऐसे बयानों का कड़ा विरोध करती है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस नेताओं द्वारा भविष्य में भी इस तरह के बयान दिए गए तो पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। युवा मोर्चा का कहना है कि साधु संत समाज की आस्था के प्रतीक हैं और उनके सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस किस विकृत मानसिकता के साथ इस देश में राजनीति कर रही है। पहले तो हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका अपमान करते हैं। अब तो हद हो गई, वो हमारे हिंदू देवी देवताओं और धर्म गुरुओं के बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। भारत के धर्म गुरुओं का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता इनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, जो घोर निंदनीय है और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सांकेतिक रूप से युवा मोर्चा पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज करा रहा है। उन्हें चेतावनी दे रहा है कि इस प्रकार की गलत बयानबाजी हमारे धर्म गुरुओं के बारे में ना करें, नहीं तो युवा मोर्चा को दूसरे तरीके भी आते हैं उन्हें ठीक करने के। बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है और प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिशा निर्देश पर आज जिला मुख्यालय बिलासपुर में भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार का बातचीत करना, बयान देना, अनाप शनाप टिप्पणी करना, इसका घोर निंदा करता है और आगे चेतावनी देता है युवा मोर्चा की उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के नवनियुक्त डीआरएम राकेश रंजन अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। बिना पूर्व सूचना के इस दौरे में स्टेशन की अव्यवस्थाएं खुलकर सामने आ गई। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित शौचालय की गंदगी देखकर डीआरएम बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर से तीखे सवाल करते हुए कहा, क्या मैं, आपकी पत्नी या आपकी बेटियां इस शौचालय का इस्तेमाल कर सकती हैं? डीआरएम ने साफ निर्देश दिए कि या तो शौचालय को तुरंत साफ कराया जाए या फिर उसे बंद घोषित किया जाए। यात्रियों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे धीमे निर्माण कार्य और टिकट काउंटरों की कमी की शिकायत भी की। डीआरएम ने भरोसा दिलाया कि कार्य में तेजी लाई जाएगी और यात्रियों की सुविधाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये कंडीशन आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? मतलब मैं अगर इसको यूज करूंगा तो कर पाऊंगा? आप अपनी वाइफ को, बिटिया को इसमें डाल सकते हैं? फिर हम पर्सनल के लिए क्या कर रहे हैं? इसको अगर आप क्लियर है, इसको यूज नहीं करना तो बताइए, इसमें 15 नॉट यूज कीजिए, सफाई कराइए, क्लोज कीजिए। अगर आपको लग रहा है इसका इस्तेमाल का नहीं है, तोड़ना है, टूटना है, जो भी प्लान है, लेकिन 2 महीने बाद टूटेगा, इसलिए आप अभी से इसको बंद कर दीजिएगा और ये हर कैसे काम करेगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले में सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीद बिक्री अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। वजह है वाहन बेचने के बाद नामांतरण नहीं कराना। हालात ऐसे हैं कि गाड़ी बेच चुके पुराने मालिकों के नाम पर लगातार चालान कट रहे हैं और उन्हें बेवजह दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह लापरवाही अब एक गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है।
यातायात विभाग के अनुसार जब कोई वाहन बेचा जाता है और उसका नामांतरण समय पर नहीं कराया जाता तो उस वाहन से जुड़ी हर कानूनी जिम्मेदारी पुराने मालिक के नाम पर ही बनी रहती है। चाहे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो या चालानी कार्रवाई, सब कुछ पहले मालिक के खाते में दर्ज हो जाता है। यही वजह है कि रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें वाहन पुराने मालिक के नाम पर दर्ज है लेकिन गाड़ी किसी और के पास चल रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीद बिक्री से जुड़े लोगों को पहले ही बुलाकर साफ साफ समझाइश दी थी। उन्होंने बताया कि गाड़ी बेचने या खरीदने के तुरंत बाद आरटीओ में नामांतरण कराना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकती है। अधिकारी ने साफ कहा कि नाम ट्रांसफर नहीं कराने से सबसे ज्यादा नुकसान पहले वाहन मालिक को ही उठाना पड़ता है। इसके बावजूद विभाग के पास लगातार ऐसे मामले पहुंच रहे हैं जहां पुराने मालिक चालान कटने के बाद परेशान होकर शिकायत लेकर आ रहे हैं। कई लोगों को तब समझ आता है कि केवल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर लेने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब तक आरटीओ रिकॉर्ड में नाम नहीं बदलता तब तक कानून की नजर में वाहन पुराने मालिक का ही माना जाता है। शहर के समस्त ऐसे दुकान संचालक, ऐसे सेकंड हैंड गाड़ियों के विक्रेतागण और उनके व्यवसायीगण, उन समस्त व्यक्तियों को बुला करके यहाँ जो है प्रॉपर उन्हें मीटिंग लेकर के समझाई दिया गया था कि जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ियों को विक्रय करें तो निश्चित तौर पर तत्काल ही उसके जो है नाम का ट्रांसफ़र करवा दें, ताकि किसी भी प्रकार की जो फर्स्ट हैंड पार्टी है जो गाड़ियाँ बेच चुका है उसके ऊपर किसी प्रकार की यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई चालान या अन्य कोई विधिक अड़चन ना आए। इसके बावजूद भी कई जगहों पर गाड़ियाँ बेचने के पश्चात जो वाहन के मालिक हैं वो नाम का ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण जो गाड़ी खरीद लेता है परंतु नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है और गाड़ी खरीदार जो है बाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या अन्य आपराधिक प्रकरणों को अंजाम देता है गाड़ियों के माध्यम से। तो ऐसे में जो है उसके वास्तविक जो वाहन मालिक हैं उस पर हमको सख्त एक्शन लेना पड़ता है, विधिक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है और यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान उसके पास जाता है। इससे अनावश्यक वो व्यतीत होता है और जो है अपना आवेदन वगैरह लेके हमारे पास आता है, उनको इस संबंध में बार बार अवगत भी कराई जाती है। इस तरीके की कई केसें हमारे पास आ रही हैं। मैं पुनः आम नागरिकों से, आम वाहन संचालकों से, आम जो गाड़ियां चलाते हैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि जब भी आप गाड़ी बेचें तो तत्काल ही गाड़ी का नाम संबंधित व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र कर दें, ताकि उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही पर आपको किसी प्रकार की विधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे मामलों में विभाग कार्रवाई करेगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि वाहन खरीद बिक्री के साथ ही नामांतरण कराना कोई विकल्प नहीं बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। इससे न सिर्फ आम नागरिक अनावश्यक परेशानियों से बचेंगे बल्कि यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। यातायात विभाग की साफ अपील है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें या बेचें तो तुरंत नामांतरण कराएं। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े जुर्माने, कानूनी झंझट और मानसिक तनाव से बचा सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है, लापरवाही या जिम्मेदारी। ज़ेड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में अवैध धान का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी सीमा में रोज छापेमारी हो रही है, धान पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। इसके बावजूद सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर इतना धान आ कहां से रहा है और किसके संरक्षण में मंडी तक पहुंच रहा है? प्रशासन के सामने यह अब सिर्फ कार्रवाई का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का सवाल बन चुका है। बिलासपुर जिले में अवैध धान की आमद अब प्रशासन के लिए बड़ी और गंभीर चुनौती बन गई है। मंडी सीमा के भीतर लगातार जांच और कार्रवाई के बावजूद हर दिन नया मामला सामने आ रहा है। ताजा कार्रवाई में संयुक्त जांच दल ने दगौरी और पोनसरा इलाके में दर्जनों बोरियों में भरा अवैध धान जब्त किया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक जिले में 49 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 1500 क्विंटल से अधिक अवैध धान पकड़ा गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके बावजूद अवैध धान का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मंडी सीमा पर निगरानी है, चेकिंग हो रही है, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में धान मंडी तक कैसे पहुंच रहा है? इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है और अगर हाँ तो इसे किसका संरक्षण मिल रहा है? इधर जिला सहकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश सिंह ने पदभार संभालते ही अवैध धान के कारोबार पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अवैध धान की खरीदी, भंडारण या परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ से धान आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो जो यहाँ जब्ती हुआ है वहाँ पर
कुछ न कुछ ऐसा कारण होगा कि उसको बता नहीं पा रहे हैं कि हम धान कहाँ से लाए हैं, तभी इस तरह की शायद कार्रवाई हो रही है। यदि उनको ये बता दिया जाता कि हमारा धान इस खेत का है तो शायद इस तरह कार्रवाई नहीं होती, और इस तरह की कार्रवाई पहले भी होते आई है, अभी भी हो रही है। लेकिन किसान का जिनका वास्तविक में किन्हीं कारणों से उनको परेशानी दिक्कत है, तो उसको भी हम प्रयास करेंगे कि उनका जो ये दिक्कत है वो दूर हो। अभी पीक टाइम है, सब छत्तीसगढ़ का धान एक साथ आ जाता है, तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, किसान के पास कोठार नहीं है, कोठी नहीं है, सीधा मिंजाई करता है, सोसाइटी में चाहता है, तो एक साथ होने के कारण थोड़ा 20-25 दिन का हर साल पैनिक की स्थिति थोड़ा रहता है। रजनीश सिंह ने ये भी भरोसा दिलाया है कि वास्तविक किसानों के एक एक दाने की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सहकारी तंत्र की ये सख्ती सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहती है या फिर अवैध धान के इस खतरनाक नेटवर्क पर सच में पूरी तरह से नकेल कसी जाती है। फिलहाल बिलासपुर में अवैध धान का खेल सिस्टम के लिए खुली चुनौती बना हुआ है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। हवा और पानी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडल की टीमों ने बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सक्ती जिले में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुल 48 उद्योगों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के अलग अलग मामलों में जुर्माना लगाया गया। जांच में सामने आया कि 21 उद्योगों ने संचालन के दौरान पर्यावरणीय शर्तों का पालन नहीं किया, जबकि 27 उद्योगों की चिमनियों से तय मानकों से अधिक काला धुआं निकलता पाया गया। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था। गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इन उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसा गया। जांच अभियान के दौरान 204 वाहनों से चालान वसूला गया, जो बिना मानक के धुआं छोड़ते पाए गए थे। मंडल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। बिलासपुर रेल मंडल से वन्यजीव प्रेमियों को मायूस करने वाली खबर सामने आई है। विकास की रफ्तार एक बार फिर बेजुबान वन्यजीवों पर भारी पड़ी है। अनूपपुर जैत हरी रेल सेक्शन पर आज सुबह एक माल गाड़ी की चपेट में आने से एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस इलाके में हुआ जो घने जंगलों से घिरा है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस घटना के बाद रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। आखिर किसकी लापरवाही से गई तेंदुए की जान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अनूपपुर और जतहरी स्टेशनों के बीच बेलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मालगाड़ी पटरी पार कर रहे तेंदुए से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी अपनी रफ्तार में थी, तभी अचानक झाड़ियों से निकलकर तेंदुआ ट्रैक पर आ गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर से न सिर्फ तेंदुए की जान चली गई, बल्कि मालगाड़ी के इंजन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से ट्रेन को करीब 45 मिनट तक जंगल में ही खड़ा रखना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। चूंकि मामला अनुसूची 1 की वन्यजीव का था, इसलिए विभाग ने तुरंत पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया। तेंदुए की पोस्टमार्टम के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पूरा इलाका वन्य जीवों का कॉरिडोर माना जाता है, जहां बाघ और तेंदुए अक्सर विचरण करते हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे ने यहां बाउंड्री वॉल या फेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। खुले ट्रैक होने की वजह से आए दिन वन्यजीव ट्रेन की चपेट में आ रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से जंगल से गुजरने वाले रेल मार्गों पर इको फ्रेंडली सुरक्षा उपायों की पोल खोल दी है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित गारे पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर 1 में कथित जन सुनवाई के विरोध में चल रहा ग्रामीणों का धरना अचानक हिंसक हो गया। आक्रोशित भीड़ ने आगजनी और पथराव कर दिया, जिसकी चपेट में बस, कार, एम्बुलेंस समेत कई वाहन आ गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें ग्रामीणों के साथ कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक खुरूस लेंगा गांव के पास डंपर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत की अफवाह फैलते ही तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद सड़कों पर वाहनों को रोककर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों के हमले में तमनार थाना प्रभारी महिला टीआई कमला पुसाम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एसडीएम की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस द्वारा सुबह 35 से 40 आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने के बाद स्थिति और उग्र हो गई। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। ग्रामीण संगठनों ने घटना के लिए प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि क्षेत्र में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। शनिवार देर रात कोटा मार्ग पर ग्राम खपरा खोल के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कुल बस में 40 यात्री सवार थे, जिनमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बस चौथिया कार्यक्रम से लौट रहे मुस्लिम समाज के सदस्यों को बिलासपुर से सेमरिया लोरमी ला रहा था। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को लोरमी सीएचसी पहुंचाया गया, जहां मामूली घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं दो यात्री अब्दुल हसीम 35 वर्ष और जरीन खान 17 वर्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मुंगेली जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही जूनापारा चौकी प्रभारी संजीव ठाकुर टीम सहित मौके पर पहुंचे और राहत कार्य किया। दुर्घटनाग्रस्त जुनेजा बस को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कानूनी जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के उसलापुर स्मार्ट रोड पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां टहलने निकले प्रॉपर्टी डीलर रवि सिंह को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रवि सिंह उछलकर सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आया है। आसपास के लोगों की मदद से घायल रवि सिंह को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। बिलासपुर में सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली पारा निवासी ओम प्रकाश श्रीवास उर्फ भोला की अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान अत्यधिक नशे की हालत में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। हालात गंभीर होने पर दोस्तों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल सरकंडा पुलिस मृतक के दोस्तों से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
रेलवे बोर्ड ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने देश भर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अहम शील्ड अपने नाम की है। रेलवे बोर्ड के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यातायात यानी ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन और रेल मदद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए भारतीय रेल में अग्रणी स्थान हासिल किया है। इन दोनों श्रेणियों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को शील्ड विजेता घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट गुणवत्ता वर्कशॉप श्रेणी में नागपुर की मोती बाग वर्कशॉप ने दक्षिण मध्य रेलवे के साथ संयुक्त रूप से शील्ड जीतकर अपनी गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता का लोहा मनवाया है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे के साथ संयुक्त रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शील्ड प्राप्त की है। सभी शील्ड 5 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित रेलवे सप्ताह समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों प्रदान की जाएगी। साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए बिलासपुर का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क पूरी तरह तैयार है। हाल ही में क्रिसमस की छुट्टियों में यहां उमड़ी रिकॉर्ड भीड़ ने प्रबंधन के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्रिसमस पर यहां एक ही दिन में 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जिससे जू को रिकॉर्ड आय हुई। इसी उत्साह को देखते हुए अब प्रबंधन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए कमर कस ली है। क्या है कानन पेंडारी में खास तैयारियां, देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित कानन पेंडारी जू इन दिनों गुलजार है। क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को यहाँ का नजारा देखने लायक था। सुबह से ही सैलानियों का तांता लगा रहा और दिन भर में करीब 5600 पर्यटकों ने यहाँ सैर की। प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक दिन में जू ने 96,345 रुपए का रिकॉर्ड राजस्व कमाया। पर्यटकों खासकर बच्चों ने व्हाइट टाइगर, लॉयन, लेपर्ड और भालुओं की अटकलियां देखकर खूब आनंद उठाया। बीते दिनों मिली इस शानदार प्रतिक्रिया के बाद अब जू प्रबंधन न्यू ईयर मोड में आ गया है। नव वर्ष पर संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जू का मेकओवर किया जा रहा है। वन्य प्राणियों के केज और बाउंड्री वॉल को हल्के हरे रंग से रंगा जा रहा है, जिससे पूरा परिसर तरोताजा नजर आए। पर्यटकों को चलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए गार्डन एरिया से खरपतवार हटाए जा रहे हैं और सड़कों के गड्ढों को मुरम से भरा जा रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों की सहूलियत के लिए बैटरी कारों की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी अंतिम चरण पर है। शीतकालीन छुट्टियों और मौसम के सुहावने मिजाज को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के पहले दिन यहाँ पर्यटकों की संख्या पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। उत्तर भारत में घने कोहरे ने रेल यातायात की रफ्तार थाम दी है। कोहरे की मार का असर अब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी साफ नजर आ रहा है। पंजाब, ऋषिकेश, बक्सर और उत्तर भारत की ओर जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण रेलवे संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। ऋषिकेश से पुरी जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित रही है। बीते एक सप्ताह में यह ट्रेन अलग अलग दिनों में 2 घंटे से लेकर 11 घंटे तक लेट चली। गुरुवार को यह ट्रेन सुबह 9 बजे के बजाय रात करीब 8 बजे बिलासपुर पहुंची। इसी तरह सप्ताह में एक दिन चलने वाली बिलासपुर पटना बक्सर एक्सप्रेस प्रस्थान के समय तो समय पर रहती है, लेकिन वापसी में यह ट्रेन 5 से 9 घंटे तक देरी से पहुंच रही है। कोहरे का असर दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। बिलासपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस हर सोमवार को 6 से 8 घंटे रीशेड्यूल होकर रवाना हो रही है। वहीं अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी मथुरा और झांसी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण पिछले कई दिनों से 2 से 3 घंटे देरी से चल रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग छपरा एक्सप्रेस को अल्टरनेट डे पर रद्द कर दिया है, जो फरवरी तक कैंसिल रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें। कोहरा कम होते ही रेल संचालन के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
साल 2025 अब विदाई की ओर है, लेकिन जाते जाते ठंड ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। बिलासपुर संभाग में आज यानी 28 दिसंबर को कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका सीधा असर हमारे बिलासपुर संभाग पर दिख रहा है। आज सुबह से ही बिलासपुर शहर और आसपास के इलाकों में हल्की धुंध छाई रही। अगर तापमान की बात करें तो बिलासपुर शहर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। लोग सुबह और शाम के वक्त अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन असली सर्दी का सितम पेंड्रा रोड में देखने को मिल रहा है, जहां पारा 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। यहां बर्फीली हवाओं ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों में राहत की उम्मीद कम है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। रायगढ़ और कोरबा के खुले इलाकों में भी घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। हमारी आपसे अपील है कि घर से निकलते वक्त गर्म कपड़े जरूर पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।